कितने लोग कवर करते हैं, देखो। नमस्कार दोस्तों, एक और मुद्दा आया है हमारे सामने। कोई बंगाल का आदमी है, उन्होंने सबने मिलकर, जो हिंदू वहां पर रहते हैं, उन्होंने हमें एक प्लान बताया है। खुद सामने नहीं आना चाहते, जान का खतरा है बंगाल के अंदर भी, और मुद्दा भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मुद्दा यह है कि जो मुसलमान उस एरिया में हैं, उनका एक प्लान है कि ग्रेटर बांग्लादेश एक बनाने का प्लान है, जिसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है, बांग्लादेश के जिहादी इन्वॉल्व हैं, ममता बनर्जी इन्वॉल्व है। ये सभी लोग ने मिलकर एक प्लान बना दिया कि इस एरिया में एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाना जाना चाहिए। और इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, संजीव जी ने हमने मिलकर पूरी इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि कोई भी हमें कोई चीज बताता है उसकी वेटिंग करनी पड़ती है। ऐसे ही हम कोई वीडियोस को नहीं बना सकते, फेंकू वाला काम तो हम वैसे ही नहीं करते, आपको मालूम है। तो ये जब इन्वेस्टिगेशन करी, चौंकाने वाली चीजें हमारे सामने आई हैं, जो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। ये एक इतना बड़ा प्लान है जो शायद अभी तक, मुझे ऐसा लगता है, मोदी जी तक ये बात नहीं पहुंची है, वरना अभी तक तो इमरजेंसी लग गई होती। कहां पर? वेस्ट बंगाल में, और इस कंट्री को बचाने की मुहिम शुरू कर दी गई होती। लेकिन अगर कुछ नहीं किया है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट तक भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो लोकल लोग हमें बता रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। इस सबके ऊपर बात करने के लिए संजीव जी आज साथ में हैं। और आप सबने बोला है कि संजीव जी बड़ी फास्ट बोलते हैं, आज मैं भी स्लो बोल रहा हूं और संजीव जी भी स्लो बोलने वाले हैं, ताकि बात समझ आए। इससे पहले कि समझ आती है, हम आगे निकल जाते हैं। आज थोड़ी सी स्पीड स्लो रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो गलतियां पहले करी हैं हम दोनों ने, वो दोबारा से ना की जाए। संजीव जी, जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, जो ये सारा कुछ हमें दिख रहा है अभी, जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है, उसके ऊपर बादल छाने शुरू हो गए। जो दुश्मन कंट्रीज थे, चाइना अमेरिका, इकट्ठे हो गए हैं। बांग्लादेश में उन्होंने गवर्नमेंट गिरा दी। भारत में आग लगाने के लिए वो फिर इकट्ठे हुए पड़े हैं। और जब ये एक इतना बड़ा साउथ एशिया में ग्रेटर बांग्लादेश का एक प्लान बना है, आज का नहीं है, ये बहुत पुराना एक प्लान है। ये क्या प्लान है, क्या सच्चाई है, क्या इसके पीछे जियोपॉलिटिकली क्या कनेक्शंस हैं, कुछ इसके ऊपर एक इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। सुमित जी, देखिए, ये जो ग्रेटर बांग्लादेश के जो प्लान है ना, ये काफी पुराना है। लगभग इंडिया में जब 1947 में जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड करा गया था, मतलब पाकिस्तान और इंडिया में, तो ईस्ट बंगाल का जो रीजन था वो उसको ईस्ट पाकिस्तान का नाम दिया गया था। और 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को भी आजादी मिल गई थी पाकिस्तान से, वो बांग्लादेश बन गया था भारतीय फौजों के हेल्प के द्वारा। और उसके बावजूद भी वहां पे कुछ अंदर ही अंदर जो लोग थे, जो कि जितना एरिया बांग्लादेश को दिया गया था एज ए कंट्री सर्वाइव करने के लिए, एज ए कंट्री आगे बढ़ने के लिए, तो वो उससे नाखुश थे। तो उनका मानना था कि नहीं, हमें और भी एरिया इस बांग्लादेश में वापस होना चाहिए, और जहाँ पे जो बंगाली स्पीकिंग रीजन्स है, जहाँ पे बंगाली उर्दू दोनों बोली जाती है, वो स्पीकिंग रीजन्स है, वो भी बांग्लादेश के अंदर एंटर का हिस्सा होना चाहिए। जैसे कि जो इसका जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है, आपकी वेस्ट बंगाल की, असम की, मेघालय की और त्रिपुरा की, ये चारों स्टेट्स को वो चाह रहे थे कि बांग्लादेश में मिलाकर ग्रेटर बांग्लादेश की स्थापना करनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में आज की हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी, और हम इसे आराम से खुल के डिस्कस भी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो हम बात कह रहे हैं उसको तथ्यों के द्वारा हम प्रूव करने में कामयाब हो। सर एक चीज बताइए, जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ये तो कभी भी मुस्लिम एरियाज नहीं थे। पहले ये क्या किया इन्होंने, डेमोग्राफी चेंज करी, वहां पर कॉकरोचों की तरह इनको लोगों को भेजा वहां पर जब एरियाज को टेक ओवर कर लिया, वहां की पॉपुलेशन में ये इंक्रीज हो गए नंबर्स में। अब इन्होंने ग्रेटर नोएडा बोल दिया, ग्रेटर बांग्लादेश की इन्होंने बात करनी शुरू कर दी। सर, ये जो चीजें हैं, यानी कि प्लानिंग लंबी करते हैं, हमारी तरह नहीं है कि आज की सोच ली कल की कल देखेंगे। ये वो वाला काम नहीं करते, या ये नहीं बोलते बाकी भगवान देख लेगा। इनकी प्लानिंग 50 साल से ज्यादा की प्लानिंग है, और आज इन्होंने डेमोग्राफी चेंज जब कर ली है, उसके बाद बोलते हैं अब हमने ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है। सर,
आज एक ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं। भारत में बोलते हैं कि यूपी में हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, हमें अलग कंट्री दे दीजिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। यही चीज इन्होंने 47 में बोली थी। और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आपको नहीं लगता जो जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है वो सारे के सारा तेजी से खेलना शुरू कर दिया उन्होंने, बल्कि जिसको बोलते हैं सारे फायदे दोनों तरफ के उन्होंने अपने हाथ में रखे हैं। किसी को कोई चीज करने देते ही नहीं है। क्या मोदी जी ने इनके टाइमलाइंस को चेंज कर दिया या वो मोदी जी की टाइमलाइन को वो चेंज करने में लगे हैं? 2014 में सुमित जी, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर ही माना जाएगा, लिखा गया था। और जब मोदी जी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए थे, और मोदी जी हमेशा से एक एग्रेसिव टाइप के ही लीडर रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान और चाइना दोनों के खिलाफ काफी सारे स्टेप्स उठाए। और उसमें जैसे पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना, सर्जिकल स्ट्राइक्स करना, उनके साथ व्यापार व्यापार बंद कर देना, उनका मोस्ट फेवरेट नेशन का टैग जो था वो उनसे छीन लेना। और इसी तरीके से चाइना के साथ मिलिट्री प्रेजेंस जो नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाई, लद्दाख के एरिया में बढ़ाई, और जो स्ट्रेटेजिक अलायंस क्रिएट करी दूसरे देशों के साथ इसको काउंटर करने के लिए। और चाइनीज इकोनॉमी पे भी उन्होंने काफी ज्यादा झटका दिया कि बहुत सारी चाइनीज आइटम को इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया आने के लिए, बहुत सारी चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया इंडिया में ऑपरेट करने के लिए। और कहीं ना कहीं व्यापार के अंदर भी उन्होंने मतलब इंडिया के व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करी। यहाँ पे वो इंडस्ट्रीज लाने की कोशिश करी कि जो पहले चाइना से सामान आ रहा था वो इंडिया में बनना शुरू हो जाए। तो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है और पाकिस्तान की जो आईएसआई है, वो इन चीजों से डिस्टर्ब हो गए। वो मतलब उनको उनके कान भी खड़े हो गए, ये क्या हो रहा है इंडिया के अंदर, ये एकदम से बदलाव कैसे आ गया। अब तक तो हम पूरा इंडिया का पूरा हिसाब किताब तो हम कंट्रोल करके बैठे थे पिछले इतने सालों से, जब से कांग्रेस पार्टी जब तक कांग्रेस पार्टी पावर में थी। वो एकदम से ये इंसान ने आके सब कुछ कैसे बदलना शुरू कर दिया। तो वो कहीं पे उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और उन्होंने उसी टाइम पे इस चीज को और गरमाने की कोशिश करी, जो कि ग्रेटर बांग्लादेश का इशू था। उन्होंने अंदर ही अंदर इसकी प्लानिंग बनानी शुरू कर दी। और उन्होंने बांग्लादेश में जो लेफ्टिस्ट विचारधारा की पार्टियां हैं, या जो उनके इंसर्जेंसी ग्रुप्स हैं जो बांग्लादेश के अंदर ट्रेनिंग करके इंडिया के अंदर आके गड़बड़ी फैलाते थे, उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी। तो वो इस तरीके से क्या हुआ कि जो जो तकलीफ पाकिस्तान और चाइना को हो रही थी इंडिया के नई गवर्नमेंट की वजह से, और उसकी वजह से वो इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ खलबली मचाना चाह रहे थे। और ग्रेटर बांग्लादेश का मुद्दा उन्होंने सबसे ऊपर अपना रखा, जिसकी प्लानिंग उन्होंने वहां से शुरुआत कर दी थी। सर, ये तो बड़ा ही खतरनाक एक मूव है जो इन्होंने करना शुरू कर दिया। अभी तो वहां पर लिब्रांडो की गवर्नमेंट आ गई, यानी कि जो जिहादी हैं उनकी गवर्नमेंट बांग्लादेश में आ गई है। यानी कि उन्होंने एजेंडा अपना दिखाना शुरू कर दिया। जैसे वो वहां पर बेदर्दी से लोगों को मार रहे हैं, सड़कों पे नंगा करके उनको लटकाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि ये तुम्हारे साथ होगा, इस्लाम को कबूल कर लो वरना तुम्हारा यही हाल होगा जो हम इनके साथ कर रहे हैं। लड़कियां हो, लड़के हो, कोई भी हो, उन्होंने छोड़ा नहीं है, घरों को आग लगा दी है। भारत के अंदर भी यही प्लानिंग है। और इसको प्लानिंग को करने के लिए आपको लगता है कहीं ना कहीं म्यांमार का भी हाथ है? चाइना ने म्यांमार पे अपना पूरा इन्फ्लुएंस कायम कर लिया था। मतलब लगभग 2017 से पहले पहले तक वो पूरा कायम कर लिया था। उसके बाद एक न्यूज ऐसी भी आई थी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के काफी सीनियर लीडर्स पूरा जहाज भर के वहां पे म्यांमार गए थे। और उन्होंने उनकी वहां पे आर्मी की जो लीडरशिप है उनसे बातचीत करी, और काफी सारे हथियार भी सप्लाई करे, काफी सारा पैसा भी उनको फाइनेंस करा। और उसके कुछ दिनों के बाद ही ये देखने को हमें मिला कि म्यांमार की आर्मी ने एक बहुत बड़ा ब्रूटल क्रैकडाउन करा है रोहिंग्या मुस्लिम्स का, जो रेकाइन रीजन के नाम से साउथ म्यांमार की रीजन में वो रहते हैं। तो उनकी उनकी वो जो रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो बांग्लादेश की पॉपुलेशन के अंदर माइनॉरिटी पॉपुलेशन का हिस्सा था। उनको बहुत ज्यादा नंबर में नहीं थे, फिर भी लाखों में थे। तो उन्होंने जब उनपे अटैक करना शुरू करा, उनके गांव के गांव जलाने शुरू कर दिए, तो उनका पास कोई चारा नहीं बचा, वो वहां से उनको उनको वहां से भागना पड़ा। तो यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस ने ये जो काम म्यांमार में हुआ, इसको एथनिक क्लिनजिंग का नाम दिया है। मतलब आपने पूरी पूरी कौम को यहाँ से क्लिनजिंग कर दी, उनको यहाँ से हटा दिया, उनको बर्बाद कर दिया, उनको मार दिया, इसकी संज्ञा दी उन्होंने। तो रोहिंग्या मुस्लिम पहले तो वो बांग्लादेश गए, और धीरे धीरे जो जो बांग्लादेश की लेफ्टिस्ट पार्टीज का, वहां के इंसर्जेंसी ग्रुप्स का, पाकिस्तान के आईएसआई का या चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का जो बेसिक एम था, वैसा ही होना शुरू हुआ कि बांग्लादेश से निकल के ये रोहिंग्या मुस्लिम जाके
वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा में जाके सेटल होने शुरू हो गए। और साथ ही साथ क्या हुआ कि जो इस मास माइग्रेशन से क्या हुआ कि जो वहां की डेमोग्राफी थी इन चारों स्टेट्स की, वो वहां से बदलनी शुरू हो गई। तो ये कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा गया, बहुत बड़ी प्लानिंग करी गई कि यहाँ के मुसलमानों को डिस्टर्ब करके, उनको तकलीफ देकर उनको ऐसे रीजन में पहुंचाया जाए कि जहाँ पे वहां पे वो डेमोग्राफी चेंज करने में वो कामयाब हो जाए। तो कुछ ऐसी इसी तरीके से करने की कोशिश करी गई। सर ये तो हो गया प्लान इनका। कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये एक बड़ा ही सोची समझी साजिश है कि पहले म्यांमार में इन कॉकरोचों को तंग किया जाए, इन जिहादियों को, फिर उसे बड़े प्यार से बांग्लादेश लाया जाए और बांग्लादेश से इनको भारत में लेकर जबरदस्ती बिछाया गया है। वो भी कहां पर? हर रेलवे लाइन के साइड पर आपको रोहिंग्या मुसलमान मिल जाएंगे। जम्मू रीजन में आपको पहली बार जो हिंदू एरियाज हैं वहां पर आपको रोहिंग्यास मिलते हैं, आपको अयोध्या जी में मिलते हैं, आपको अमेठी में मिलेंगे, आपको रायबरेली में मिलेंगे, आपको वायनाड में मिलेंगे, आपको तेलंगाना में मिलेंगे। यानी कि ये कॉकरोच सारे भारत में बसाए गए। आपको नहीं लगता कि जो हमारे बिके हुए पॉलिटिशियंस, घटिया पॉलिटिशियंस हैं, ये भी बीच में शामिल हैं और ये बड़ा ही सोची समझी एक चाल है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसको इसको हम संज्ञा देते हैं अनसीन हैंड, मतलब कि ऐसा ऐसा हाथ जो दिखाई नहीं देता मगर पीछे से बड़ा इफेक्टिवली काम करता है। तो अब देखिए सुमित जी, रोहिंग्या मुस्लिम जो इधर बांग्लादेश के आसपास की जो 4 स्टेट्स का नाम ले रहा हूं मैं, बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इनमें तो जाके बसे ही बसे, मगर साथ ही साथ बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट जो है, इलीगल माइग्रेंट जो है, जो शरणार्थी हैं, वो बांग्लादेश से भी निकल के, मुसलमान जो वहां के हैं वहां से निकल के वो भी इन स्टेट्स में जाके भारी नंबर्स में बसने शुरू हो गए। क्या ये काम अपने आप में हो सकता था? मतलब इतनी आसानी से हो सकता था? नहीं, इतनी आसानी से नहीं हो सकता। हम ये मानते हैं कि जो बांग्लादेश और इंडिया का 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो काफी पोरस बॉर्डर है। वहां पे नाले भी हैं, सड़कें भी हैं, जंगल भी है, पहाड़ भी हैं, नदियां भी हैं, तालाब भी हैं, हर टाइप की चीजें हैं। तो उस बॉर्डर को 24 घंटा मॉनिटर करना इतना आसान नहीं है। कई सारी जगह है जहां से निकल के आया जा सकता है, मगर कितने ज्यादा नंबर्स में निकल के आया जा सकता है, वो भी तो एक सोचने का मुद्दा है ना। यहाँ के जो इंडिया के जो करप्ट पॉलिटिशियंस रहे इस रीजन के अंदर में, तो इन फोर्सेस ने, जो पाकिस्तान और चाइना की फोर्सेस ने मिलके, बांग्लादेश की फोर्सेस ने मिलके, इन्होंने इनको मैनिपुलेट भी कर लिया, इनको ब्राइब्स भी दे दी, इनको बहुत बड़ा चढ़ा के प्रॉमिस भी कर देगी, अगर आप वहां साथ देंगे तो हमको ये फायदा देंगे, वो फायदा देंगे। तो इन लोगों ने इनको अपने देश में आने दिया इस उम्मीद में कि आज इनको हम बसने देंगे तो कल यही हमारा वोट बैंक बनेंगे। तो अपने को वोट बैंक पॉलिटिक्स का खेल उन्होंने, गंदा खेल उन्होंने खेला वहां पे। तो मोदी गवर्नमेंट के लिए ये चैलेंजेस तो बहुत सारे थे सुमित जी। उन्होंने एक अच्छा काम करा इस दौरान कि जो असम के जो चीफ मिनिस्टर है, डायनेमिक चीफ मिनिस्टर है, जो शर्मा जी, विश्वास शर्मा जी, उनके जरिए उन्होंने क्या करा, जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो उस एरिया के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, उनसे बातचीत का जरिया अपनाया, उनसे डायलॉग खोला, उनको समझाने की कोशिश करी कि भी जो रास्ता आपने अपनाया है ये ठीक नहीं है, आप अपने आर्म्स जो है वो सरेंडर कर दीजिए और मेन स्ट्रीम में जो है वापस जाके मिल जाइए, और हम आपको भरोसा देते हैं आपकी पूरी मदद करेंगे, आपकी इकोनॉमी को, आपके लोगों को सुधारने के लिए, आपको जॉब्स दिलवाने के लिए। और इस चीज का ये फायदा हुआ कि ये जो इंसर्जेंट, काफी सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, उन्होंने इनकी बात मान के अपना जो हथियार उन्होंने सरेंडर कर दिया और उन्होंने अपनी जो मूवमेंट थी वो खत्म कर दी। मगर मूवमेंट तो खत्म हो गई सुमित जी, मगर जो डेमोग्राफी अंदर ही अंदर जो चेंज हो रही थी उसके बारे में मोदी गवर्नमेंट कुछ भी करने में कामयाब नहीं हो पाई। वो लोग अपनी पॉपुलेशन उनकी बर्थ रेट के हिसाब से भी बढ़ी, बांग्लादेश से जो मुस्लिम माइग्रेट्स आते रहे उनकी वजह से बढ़ती रही, और ये रोहिंग्या मुस्लिम जो उस एरिया में जाके बसे उसकी वजह से बढ़ती है। तो डेमोग्राफी लगभग पूरी इस एरिया की चेंज ही हो गई। तो यानी कि जो इनका प्लान है ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का, वो उन्होंने पूरा करने के लिए जो नंबर्स इंक्रीज करने थे वो कर लिए। यहाँ पे पॉलिटिशियंस को खरीदना था, हमारे तो पॉलिटिशियंस वैसे ही बिकने के लिए तैयार रहते हैं, वो कर लिया। बीजेपी के आने के बाद जैसे मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मोदी जी को मालूम है कि ये प्लान है इनका जो ग्रेटर बांग्लादेश का बनाने वाले हैं, और इनका प्लान रोकने के लिए मोदी जी ने भी कई काम करे हैं? मैंने ओपनिंग कमेंट में बोला था कि शायद मोदी गवर्नमेंट को भी ये पता नहीं है कि ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं। बट अभी जो पूरी जो मैं अपनी बात सुनी है,
उसके बाद मुझे लगता है एक चीज का कि मोदी जी को मालूम है इनका प्लान क्या है। ये चाइनीज आईएसआई वाले, ये इस्लामिस्ट जितने भी हैं, ये ब्रांडो, ये क्या चाहते हैं, इस कंट्री का दोबारा से विभाजन हो, और विभाजन करते करते इसे बिल्कुल लाचार करके तोड़कर फेंक दिया जाए, ताकि यहां पर भी वही काम हो हिंदुओं के साथ जो आज बांग्लादेश में आप देखते हैं। आपको नहीं लगता कि मोदी जी ने इस चीजों को मैनेज किया है? बेशक प्यार से किया है, शेख हसीना वाली गलती नहीं करी, गोलियां चला दी। प्यार से इनको सीधा करने की कोशिश की जा रही है। इनकी जो फैक्ट्रियां हैं, मदरसे, जहां पर बच्चे भी पैदा होते हैं, मौलवी हर एक के साथ ही बच्चे पैदा कर लेते हैं, लड़के हो बकरी हो बकरी के साथ भी वो बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो जो वहां पे मदरसे हैं बंद किए जा रहे हैं, वहां पर इनको थोड़ा सा इंसान बनाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि पेस्ट कंट्रोल का काम भी इनके ऊपर किया जाए। कहीं ना कहीं लगता नहीं है आपको कि मोदी जी वहां पे अच्छा काम कर रहे हैं एंड इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा? सुमित जी, मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो काफी सारी डेवलपमेंट लेके आई है। आप देखिए, जो 2014 से पहले क्या डेवलपमेंट होती थी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वहां पे सड़कें तक अवेलेबल नहीं थी बॉर्डर एरिया के अंदर, और चाइनीज और म्यांमार की जो मिलिट्री थी या बांग्लादेश की जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है, उनको वहां पे जंगल के रास्ते में से बड़े आसानी से आने का मौका मिल जाता था, और हम लोग वहां तक पहुंच भी नहीं पाते, हमारी आर्मी पहुंच भी नहीं पाती थी क्योंकि सड़कें अवेलेबल नहीं थी। तो उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी था कि हमारा जो आर्मी का जो ट्रक है या जीप है या आर्मी अगर पैदल भी चल रही है तो उस एरिया में वो सही सही रास्तों से पहुंच सके, और हमारे हमारे हथियार जो है वो आखिर बॉर्डर तक के एरिया तक पहुंच सके। तो उस तरीके से वहां पे बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बढ़ चढ़ के हुए हैं। शायद पिछले 10 साल में इतना काम हुआ कि पिछले 60 साल में उतना काम उस एरिया के अंदर नहीं हो पाया है। तो वहां पे नए एयरपोर्ट्स क्रिएट करेंगे, नए हाईवे क्रिएट करेंगे, नए इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट करेंगे, ताकि वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति है जो उठाई जाए, उसको इंडिया की जो मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट से कहीं भी कोई भी बच्चा यहाँ पे आके इंडिया के बाकी एरिया के अंदर काम करता था, हम उसको बड़े अजीब तरीके से देखते थे, हम उसको शायद अपने देश में मानते भी नहीं थे, वो हमको छेड़ते थे कि ये चिंकी है, चिंकी है। तो शायद जो हम लोग उनके साथ जो बर्ताव करते थे वो ठीक नहीं है, तो मोदी जी इस चीज को रोकना चाहते थे। तो उन्होंने इसी इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट का जो प्लान था वो अलग से ही क्रिएट करा। उन्होंने साथ में ही जो हेमंता बिस्वा शर्मा जो आपके असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस चीज में बढ़ चढ़ के मोदी जी का साथ दिया। और वहां के जितने भी बाकी स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और जितने भी ग्रुप्स हैं जो इस एरिया के अंदर इन्फ्लुएंस रखते हैं, उनके साथ भी बढ़ चढ़ के बात करी, डिप्लोमेसी का उन्होंने तरीका अपनाया, उनको समझाया कि आप जो ये जो मदरसों में पढ़ाई कराते हैं ये तरीका ठीक नहीं है, इसके साथ में आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी सब कुछ पढ़ाना चाहिए। तो मदरसों की एजुकेशन को बैन भी करा, और कई सारी जगह पे उन्होंने उसमें बदलाव भी लेके आए, ताकि वहां के बच्चे जो हैं वो ढंग से पढ़ सके और हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सके। तो ये सब चीजें उन्होंने अपने साथ कब्जे से करने की कोशिश करी। साथ ही में मोदी जी ने पार्लियामेंट का पार्लियामेंट के अंदर कुछ 2 बिल ऐसे पास करवाए जो कि उस एरिया के अंदर डेमोग्राफी ना चेंज हो, उसकी उसकी तरफ उन्होंने कदम उठाए, जिसमें उन्होंने एनआरसी और सीएए का सहारा लिया, जिसके अंदर नेशनल जो पॉपुलेशन रजिस्टर को मेंटेन करना, या जो दूसरे देश से जो हिंदू हिंदू मतलब मुसलमान को छोड़ के बाकी जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनका भी इंडिया में आने का बसना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने रास्ता खोला। कि उन्होंने इसलिए रास्ता खोला कि मुसलमान तो भर भर के आ ही रहे हैं, अगर बाकी माइनॉरिटीज के एरिया में नहीं आने दिया तो यहाँ की डेमोग्राफी पूरी चेंज हो जाएगी। इस पे पार्लियामेंट में जोर शोर से ऑपोजिशन की तरफ से, लेफ्टिस्ट विचारधारा लोगों की तरफ से बहुत जोर शोर हुआ। वो मोदी जी को फैसिस्ट बोलने शुरू कर दिए, तानाशाह को दिए कि मुसलमानों को क्यों नहीं आने दे रहे, बाकी सबको क्यों आने दे रहे हो आप। तो इसके पीछे मकसद एक ही था कि वो जो लेफ्टिस्ट विचारधारा या ऑपोजिशन के जो लोग थे वो जानते थे कि ग्रेटर बांग्लादेश के बारे में जो बातचीत हो रही है, उस एरिया के बारे में जो डेमोग्राफी चेंज कर रही जाती मुसलमानों को वहां बसा के, वो जानते थे कहीं ना कहीं कि अगर मोदी जी ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद जो वो उनसे जो उनके जो मंसूबे हैं उसमें उनको कामयाबी मिलने ना, या तो ना मिलेगी, या मिलेगी तो बहुत टाइम लगेगा उसको सही एंड तक पहुंचाने के लिए। सर, जो यानी कि जो बांग्लादेश में भी आज की डेट में हो रहा है, आपको नहीं लगता कि ये भी एक बड़े प्लान का हिस्सा है
जो इन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश को बनाना है, उसको बनाने के लिए बांग्लादेश को ही अनरेस्ट कर दिया। अब वहां से ये कॉकरोच निकल निकल के भारत में आएंगे, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करेंगे। और कहीं ना कहीं चाइना भी चाहता है जो चिकन नेक है, जैसे ही बांग्लादेश अभी हॉट हो गया है, चिकन नेक को काट कर पूरा नॉर्थ ईस्ट को काट दिया जाए। और राहुल गांधी तो शुरू से मानता है कि भाई ये पार्ट तो भारत का है ही नहीं, ये तो चाइना को हम दे देंगे अगर वो हमें प्रधानमंत्री बना दें। और अगर ये काम हो गया तो मोदी जी की गवर्नमेंट भी गिर सकती है। और ये इनका जो मंसूबा है कि पूरे एरिया को ग्रेटर बांग्लादेश बना दिया जाए, फिर तो पूरा हो जाएगा सर। यानी कि बांग्लादेश के अंदर जो अनरेस्ट है वो भी बड़े जो प्लानिंग है उसी का पार्ट है। इसमें यूएसए, चाइना, बांग्लादेश, जिहादी, आईएसआई, ये सारे इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग हमारा घटिया ऑपोजिशन। सुमित जी, हमारी जो कल की जो वीडियो बनी थी उसमें मैंने बताया था कि हमारे आसपास के जितने भी देश हैं वो पूरी तरह डिस्टर्ब्ड हैं। और मतलब वहां पे कहीं ना कहीं अराजकता पूरी तरह फैली हुई है। जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, नेपाल में काफी हद तक। और आखिरी कड़ी जो बांग्लादेश की थी, ये एक फाइनल पॉइंट था जहाँ पे गड़बड़ी फैलाई गई और उसके अंदर मतलब इस तरीके से उसकी उनकी गवर्नमेंट को टॉपल करा गया। अब सुनाई दे रहा है कि वहां से भर भर के रिफ्यूजी हैं जो हिंदुस्तान आना चाह रहे हैं। इंडिया कितनी फोर्स लगा लेगी सुमित जी वहां पे इन लोगों को रोकने के? अल्टीमेटली लाखों की तादाद में उन्होंने आना ही आना है। वहां से हिंदू अगर आ पाए या ना पाए वो बात अलग है। हिंदू इस कौम एक ऐसी है जो अगर कल को बांग्लादेश में जो नई गवर्नमेंट बनती है उसकी वजह से शांति आ जाएगी तो वो क्या करेंगे कि वहां पे फिर से अपने को बसाने की कोशिश करेंगे, क्यों वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आने की शायद हक में नहीं रहेंगे। मगर बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो बेकार बैठी है बांग्लादेश में, उनको इसी बहाने से इंडिया के अंदर घुसने का मौका मिल जाएगा। और वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं जो इसको बैकिंग दे रहे हैं, जो हमारे करंट पॉलिटिशियंस हैं जो इसको बैकिंग दे रहे हैं, जो पाकिस्तान की आईएसआई है जो इसको बैकिंग दे रही है, जो चाइना की जो सर कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी इसको बैकिंग दे रही है, तो वो इसकी वजह से बहुत सारे लोग आ जाएंगे। और सुमित जी, ग्रेटर बांग्लादेश को बनाने के लिए शायद थोड़े से रिफ्यूजी अगर और आ जाते हिंदुस्तान में आने से साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर और आ जाते तो उसकी रूपरेखा पूरी तरह खींच दी जाएगी। और अगर ये आसपास की सारी स्टेट्स को जिनका मैं नाम ले रहा हूँ उनको अगर ग्रेटर बांग्लादेश में मिलाया जाता है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कट जाता है। चिकन नेक से जो आप बता रहे हैं, जैसे कि चिकन नेक से पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाता है, फिर एरिया कौन सा बचा नॉर्थ ईस्ट के अंदर? फिर बचा आपका अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद चाइना को अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा करने में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। जो जो ग्रेटर बांग्लादेश का बनाने का मकसद एक ही है कि कुछ हिस्सा तो इंडिया का ग्रेटर बांग्लादेश में मिला दिया जाए, उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट का जो बाकी एरिया बचता है उसको चाइना में मिला के और म्यांमार में मिला के वो पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया इंडिया से अलग कर दिया जाए हमेशा हमेशा के लिए। सर ये बहुत ही बड़ा एक प्लान है जो मोदी जी उसके ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन हमारी ऑपोजिशन भी लगी है। और हमारे जो ओहो हम चीफ जस्टिस, करप्ट चीफ जस्टिस अपना, और उसके नीचे जो पिल्ले हैं, ये हम उनको कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने रिसेंटली, आपको याद होगा कि जो रेलवे लाइंस के पास ये कॉकरोचों ने अपनी झुग्गियां बनाई हुई थी, जब गवर्नमेंट ने उनको हिलाने की बात करी तो करप्ट जजेस ने क्या बोल दिया कि भाई ये भी इंसान है, इन्हें आप यहां से हटा रहे हैं, इन्हें आप कहीं और जगह दे दीजिए, इन्हें घर भी दीजिए और जॉब्स भी प्रोवाइड कीजिए। ये हमारे जजेस बोल रहे हैं। लेकिन आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, जब वहां से हिंदू आएंगे तब ये चुप्पी साध लेंगे कि हमें कुछ नहीं दिख रहा, हम तो ध्यान सद्या में बैठने जा रहे हैं। कहां पर? मस्जिद में। और वहां पर जाकर हम थूक वाला और पेशाब वाला खाना भी खाएंगे क्योंकि वो हमें बड़ा ही स्वाद लगता है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाल है। यानी कि सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, ये पूरा कबाल है जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, हमारा लिब्रांडू है, उसके अंदर हमारे जजेस हैं जो बिके हुए घटिया जजेस भारत के। तभी हमारा जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसकी रैंकिंग दुनिया में बहुत ही नीचे है। लेकिन सर ये जो प्लान है ये अपने मंसूबे में पूरा होता जा रहे हैं। इसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अब मैं आपको गुड न्यूज भी देता हूं। चाइना ने आज ही एक रूल बनाया है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि बांग्लादेश में जिहादी किस मानसिकता के हैं। उन्होंने रूल बनाया है कि अगर किसी भी मुसलमान को बच्चा पैदा करना है तो वो गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेगा कि जी हम बच्चा पैदा करना चाहते हैं। यानी कि जो अल्लाह की रहमत है इनके ऊपर है वो चाइना में नहीं आती है। वहां पर अल्लाह भी फेल कर दिया है चाइना ने। और ये रोहिंग्याज वाले और ये जितने भी बाकी कॉकरोच हैं, ये चाइना जाने की हिम्मत भी नहीं करते हैं, इसीलिए क्योंकि आधी से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म कर दी गई है, किडनियां बेच दी गई हैं, और अब बच्चे पैदा करने के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। अगर ये आपस में शादी करते हैं मुसलमान टू मुसलमान, परमिशन लेनी पड़ेगी
किससे? गवर्नमेंट से, कि हम बच्चा पैदा कर सकते हैं, हम कर लें। यानी कि अल्लाह से ऊपर तो चाइनीज प्रेसिडेंट हो गया है आज की डेट में। यानी कि रहमत इनकी वहीं पर होती है जहां पर इन्हें फ्री पास दिया जाता है। भाई मुझे आज तक ये समझ नहीं आया संजीव जी, मुझे आप ये भी समझाइए। जो अरबी हैं उनके 15-15 बच्चे नहीं होते, जबकि इस्लाम वहीं से शुरू हुआ था। तो ऐसा क्या चक्कर है? सेंट्रल एशिया है, वहां पर भी पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां पर भी ये कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। तो ये ऐसा क्या क्यों है कि सिर्फ भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ही ये कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं? अल्लाह की रहमत इन्हीं के ऊपर है जो कि कन्वर्टेड है। जो ओरिजिनल मुसलमान थे उनके ऊपर तो थी नहीं, वो तो आज भी एक एक दो दो बच्चे सुमित लेके बैठे हैं। सुमित जी, जो पूरा इलाका आप देखिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का है, यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस इन देशों को जो चला रहे हैं या जो मिलिट्री चला रही है, उनका जो सोच इस तरीके का है कि उन्होंने हमेशा से इन लोगों को एज अ वोट बैंक की तरह माना है। तो उन्होंने कभी भी अब इंडिया के अंदर क्या पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी नहीं आ सकती है क्या? अगर जिस दिन भी मोदी गवर्नमेंट उस पॉपुलेशन पॉलिसी को लाने की कोशिश करेंगे, सबसे ज्यादा शोर ये लोग मचाएंगे कि हमारे ऊपर जानबूझ के लाए। वो देश के बारे में तो सोचेंगे नहीं। जितने भी हमारे ऑपोजिशन में पॉलिटिशियंस बैठे हैं, वो भी उस चीज को विरोध करेंगे। क्यों? वो जानते हैं अगर पॉपुलेशन पॉलिसी आ गई, अब नहीं तो कम से कम 20 साल में तो वो कंट्रोल में आएगी, 25 साल में तो कंट्रोल में आएगी। तो 25 वो ये चाहते ही नहीं कि उनकी जो दुकानदारी है वो बंद हो, वो उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करा जाए। और जितने ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे, जितना ज्यादा डेमोग्राफी चेंज करेंगे, उतनी ज्यादा सीटें ये निकालने में कामयाब होंगे। तो अब की बार लोकसभा इलेक्शन में भी तो देख लिया कि उनके समुदाय के जितने भी लोग हैं, 99% लोगों ने बीजेपी को वोट वोट नहीं डाली है। शायद 1% से भी कम लोगों ने बीजेपी को वोट डाली है। तो अगर ये संख्या बढ़ती गई, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई, चाहे इमिग्रेशन के थ्रू हो रही है या ज्यादा बच्चा पैदा करने की वजह से हो रही है, किसी भी वजह से हो रही है, तो वो ये ऑपोजिशन को ही ताकत देंगे ना। ऑपोजिशन के इनके सिर पे हम्म। तो अपने वोट बैंक, वोट सीटें जीत के आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो वो लोग क्यों चाहेंगे कि इनकी संख्या कम हो? वो तो चाहेंगे कि बढ़े उल्टा इनकी संख्या। तो यानी कि इनका जो प्लान है कि भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना है, इसलिए अल्लाह की रहमत इनकी इधर ही है, ना तो सेंट्रल एशिया में है, ना बाकी मुस्लिम कंट्रीज में है। यानी कि जो अरबी हैं उनके कंट्रीज में अल्लाह की कोई रहमत नहीं है, जहां से अल्लाह की पैदावार शुरू हुई थी। और ये सारे कॉकरोच इधर ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि प्लान है भारत को एक टुकड़े करना, ग्रेटर बांग्लादेश बनाना, नॉर्थ ईस्ट को अलग करना। और बांग्लादेश में भी जो इन्होंने इतने हमास के, जो इतने गाजा पट्टियां बनाई हुई हैं, ये कांग्रेस की देन है, जो पिछले 75 सालों में इन्होंने पैदा करी हैं ये कॉकरोचों को। और इन्हें इतना बढ़ा चढ़ाकर इन्हें सपोर्ट भी किया है कि आग लगा दीजिए। ये अपने नंबर्स की वेट कर रहे हैं दोस्तों, कि इनके नंबर्स बढ़े। हर डिस्ट्रिक्ट में इनको फैलाया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और ये कॉकरोचों की तरह वहां मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, ताकि डेमोग्राफी को चेंज किया जाए और इस कंट्री को टेक ओवर किया जाए। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी इस वीडियो को देखेंगे जरूर, समझेंगे भी, और इसके ऊपर कोई इंप्लीमेंट भी करेंगे। और हमारा भी कोई फर्ज है, मैं बार बार बोलता हूं, इस कौम को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है। मैंने कल ही एक एक्स मुसलमान है बांग्लादेश से, उनके साथ मैंने वीडियो बनाया था। उन्होंने बोला कि हमें हमारी किताब में समझाया जाता है कि कैसे आपने नॉन हिंदू जो मुसलमान हैं उन्हें कैसे बेवकूफ बनाना है, कैसे आपने उनको लूटना है, और लूटने के बाद कैसे आपने उनको कन्वर्ट करना है। बड़ी ही डिटेल्ड वीडियो है उनकी, थोड़ी सी इंग्लिश और हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी। आप प्लीज उस वीडियो को देखेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जैसे उसने पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये जो है ये जिहाद की किताब है, ये रिलीजियस किताब नहीं है, ये हेट्रेड की किताब है, ये पीसफुल किताब नहीं है। और जो एक बार पढ़ लेगा वो उसके बाद मुसलमान रह ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं ये आपको समझाती हैं एक चीज, कि इनके मंसूबे बहुत ही डीप हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत प्लानिंग से ये चल रहे हैं। ये आज की प्लानिंग नहीं है, ये पिछले 1000 साल की प्लानिंग है, और उसके ऊपर ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमें अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इनका बहिष्कार हमें करना पड़ेगा, तभी ये थोड़ा सा कंट्रोल में आएंगे, वरना अल्लाह की रहमत के चलते चलते ये हमारा ही जीना हराम कर देंगे। सर आपका क्लोजिंग कमेंट। सुमित जी, क्लोजिंग कमेंट देने से पहले मैं 2-3 पॉइंट्स और कवर करना चाहता हूं जल्दी से, कि जब अब देखिए पूरे यूरोप में जो मुसलमानों और वहाँ की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच में झगड़े हो रहे हैं जगह जगह पे, और वहाँ की जो क्रिश्चियन मेजोरिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने अब आवाज उठानी शुरू कर दी है। अब
क्यों आवाज उठानी शुरू कर दी कि क्योंकि ये लोग वहां पे तमीज से रहना नहीं चाह रहे थे, जितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे। तो और उसकी वजह से वहां पे आर्जरी भी हो रही है, लड़ाई भी हो रही है, तोड़फोड़ भी हो रही है, रॉयट्स भी हो रहे हैं, और बहुत कुछ गलत भी हो रहा है वहां पे। मतलब जो ये लोग जो रिफ्यूजी बन के वहां पे गए थे, आज वहां पे इन्होंने उल्टी सीधी हरकतें दुनिया भर की करके कर दी है, जिसकी वजह से उनके ये सब एक्शन लिया जा रहा है। इंडिया के जितने भी ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस हैं, उसका एग्जाम्पल नहीं देते कभी भी कि देखिए वहां पे जो गलत हुआ है उसको उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें उसको 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 मगर उनसे उसी उसी डीप स्टेट से, उसी कबाल से, उसी वेस्टर्न लॉबी से पैसा लेके इंडिया के अंदर गड़बड़ करवाने की पूरी बात करते हैं। मतलब इन्होंने डबल स्टैंडर्ड्स भी रखे हुए हैं। अच्छा, इधर से इंडिया के अंदर मोदी जी जब कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं पिछले इतने सालों से कि उसको लागू करना है, उसके विरोध में क्यों आ रहे हैं? ये उसके विरोध में ये आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि अगर कॉमन सिविल कोड यहाँ पे लागू हो जाता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ की कोई जगह नहीं रह जाएगी, वो ऑटोमेटिकली अबॉलिश हो जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ इनको क्यों दिया, अलग से क्यों लॉ दिया है? तो हिंदुओं को हिंदू पर्सनल लॉ के जरिए रहने देने चाहिए था, सिखों को सिखों पर्सनल लॉ के हिसाब से रहने देने चाहिए। बाकी जितनी भी जातियां हैं, जितने भी रिलीजन है, वो तो इंडिया के कॉमन सिविल कोड के हिसाब से चलेंगे। मुस्लिम अलग से रहेंगे, उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से वो चलेंगे। है ये अलग से ये डबल स्टैंडर्ड क्यों मेंटेन करा हुआ इंडिया के अंदर? ये इसीलिए करवाया गया था कि वो जानते थे कि इस पर्सनल लॉ के अंदर इन लोगों को संरक्षण दिया जाएगा, और जिस तरीके से ये इसको इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करा जाएगा। और क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन की जो कंट्रोल की जो पॉलिसी है वो इन पे लागू नहीं होगी इनके पर्सनल लॉ के अंडर, तो वो जितने भी बच्चे पैदा करना चाहें, जितनी भी शादियां करना चाहें, उनको अलाउड रहेगा। तो पॉपुलेशन बढ़वाने का भी तो एक तरीका था, उनको जानते थे कि इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ेगी इनकी, और बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो अगर कॉमन सिविल कोड कल कल को इंडिया में आ जाता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ का रहना ना रहना एक बराबर रह जाएगा, क्योंकि जितने भी फैसले होंगे वो इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर होंगे, कोर्ट के जरिए होंगे, जिसमें एक से ज्यादा शादी अगर आप तब तक नहीं कर सकते जब तक पिछली बीवी को आप तलाक नहीं देते हैं, वो भी कोर्ट के जरिए। जबान के जरिए तो तलाक, ट्रिपल तलाक बंद ही हो गया है। अब जब तक कोर्ट के जरिए आप उसको तलाक नहीं देते, उसको मेहनताना नहीं देते, उसको एलिमनी नहीं देते हैं, तब तक वो आपका डिवोर्स केस भी बंद नहीं होगा। जब तक आप डिवोर्स नहीं देते तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। तो लोग परहेज करेंगे कि इतना इतना सारा इसके ऊपर मतलब हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, पैसा खर्चना पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा। तो वो कहता है यार छोड़ो इस चीज को, हम दूसरी शादी करते ही नहीं है, या तो डाइवोर्स लेकर अकेला रह लोगे या तो आप दूसरी शादी नहीं करोगे, ऐसा बोल रहेगा। जब दूसरी शादियां ही नहीं होगी इनकी तो उतने ज्यादा बच्चे भी पैदा नहीं होंगे, ठीक है ना? तो वो इस चीज को अपोज कर रहे हैं कॉमन सिविल कोड को। तो इंडिया में देखिए बहुत जरूरी है कि कॉमन सिविल कोड को आना, और इसको इसको सही तरीके से प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके इसको 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 इम्प्लीमेंट करवाना। तो जैसे जैसे कॉमन सिविल कोड इंडिया में आता हर स्टेट अडॉप्ट करती जाएगी, बहुत सारी समस्या जो इससे रिलेटेड हमारे यहाँ खत्म हो जाएगी। मगर प्रॉब्लम ये है कि पार्लियामेंट के थ्रू कॉमन सिविल कोड को पास करवाना इतना जरूरी नहीं है। अगर पास हो भी गया तो ये लोग पूरी कोशिश करेंगे पूरे इंडिया के अंदर आग लगाने की। क्योंकि कोई भी इनको तो एक ही काम है कि इनकी मर्जी का काम हो तो अलाउड है, वरना ये आग लगाने के ऊपर आ जाते हैं। मुझे लगता है कि टाइम आ गया कि इनको ही अब आग लगानी पड़ेगी, और ना चाइना स्टाइल में या इजराइल स्टाइल में, वरना ये बंदे के पुत्र बन नहीं सकते, ये इंसान बन नहीं सकते। जानवर हैं तो जानवरों के साथ ह्यूमन राइट्स का मतलब ही नहीं होता। मैं बार बार बोलता हूँ, चाइना का मुझे फॉर्मूला बड़ा ही अच्छा लगता है। ये बोलते हैं जानवर हैं तो जानवर वाले रूल, इंसान है तो इंसानों वाले रूल। इंसान ये बन नहीं सकते, इसलिए जानवर वाले रूल ही इनके ऊपर अपनाने पड़ते हैं। इजराइल ने भी यही काम किया है, जानवरों के साथ वही सलूक जो जानवर के साथ किया जाना चाहिए, और ये फॉर्मूले पसंद है मुझे। और ये जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे भारत में, तब तक सुधार भारत में भी हो नहीं सकता। लंबी लड़ाई है, इन्होंने लंबी लड़ाई करी हुई है, वो जीतते जा रहे हैं। अब हमें भी दोबारा से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वरना 47 ऑलरेडी तैयार है। ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की तैयारी उनकी पूरी हो चुकी है। बांग्लादेश में जो हुआ अब भारत में भी होने की तैयारी है। इसको रोकने के लिए हमें इनका बहिष्कार करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे इनको नंगा करना पड़ेगा, हर रोज इनकी पॉलिसीज को, जो प्लानिंग है उसे उजागर करना पड़ेगा। हमने ये मुहिम आज से शुरू कर दी है, छोड़ने वाले हम भी नहीं है। और आप भी इन चीजों को लोगों के साथ शेयर कीजिए, शेयर इन द सेंस बात कीजिए।
उनको बताइए कि क्या हो रहा है, हम अपने कंट्री को कैसे बचा सकते हैं। एंड प्लीज आई ऑल्सो वांट कि आप अपने सजेशंस को मेरे साथ शेयर कीजिए और मैं उनको दोबारा से अपने शोज के अंदर लेके आने की बात करूंगा। आइए मिलकर भारत को बचाएं, भारत को बचाएं, भारत को आगे लेकर जाएं और इन कॉकरोचों का कोई समाधान निकालें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।